को शेड ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाकर शेड ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। अब सेल्फ इंडक्शन क्या चीज़ है? सेल्फ इंडक्शन बेसिकली हमारे पास ऐसा फिनोमेना है, उसमें क्या होता है कि जब एक कॉइल में से करंट चेंज हो रहा हो तो उसी के अंदर से अपना फ्लक्स भी चेंज हो रहा होता है, तो वो फ्लक्स भी क्या करता है, वो उस चेंज इन करंट को अपोज करता है। तो यहाँ पे भी वही लिखा है, दिस फिनोमेना इन विच चेंजिंग द करंट इन अ कॉइल इंड्यूसेस एन EMF इन इट्स सेल्फ इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। यानी कि हम एक कॉइल यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अगर हमने बनाया हुआ है और हम उसमें से करंट चेंज कर रहे हैं, तो जब हम करंट चेंज कर रहे हैं तो उस कॉइल के अंदर से खुद भी तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो क्या होगा कि जो उसमें एक EMF इंड्यूस होगी जो कि ऑपोजिट टू दी करंट फ्लोइंग की डायरेक्शन में होगी। तो अगर तो हमारे पास करंट कम कर रहे हैं तो जो इंड्यूस्ड EMF होगी वो उस करंट को ज़्यादा करना चाह रही होगी, और अगर तो हम करंट बढ़ा रहे हैं उस कॉइल में तो इंड्यूस्ड EMF क्या करेगी, वो उस करंट को कम करना चाहेगी, ठीक है। और जैसे ही वो कांस्टेंट होगा तो इंड्यूस्ड EMF भी खत्म हो जाएगी। इंड्यूस्ड EMF सिर्फ तब तक होगी, सेल्फ इंडक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ तब तक होगी जब तक हम करंट को चेंज कर रहे हैं। जैसे ही वो कांस्टेंट होगा इंड्यूस्ड EMF खत्म हो जाएगी। तो स्टेरियो क्या है वो भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कॉइल सेटअप है, ये हमारे पास एक रियोस्टेट है। रियोस्टेट आपको पता है कि एज अ पोटेंशियल डिवाइडर हम यूज़ करते हैं, यानी कि हम उसकी मदद से वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। बैटरी हमें एक फिक्स वोल्टेज देती है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते, तो रियोस्टेट यहाँ पे हमारे काम आता है। तो हम रियोस्टेट की मदद से इस कॉइल में से जो करंट है उसको चेंज कर सकते हैं। तो जब इसमें से करंट गुजरे तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जो कि इस तरह से होगी हमारे पास। अब जो टोटल फ्लक्स है हमारे पास, वो फ्लक्स हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स मल्टीप्लाई बाय एन। एन से मुराद नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ठीक है, कि जितनी ज़्यादा टर्न्स होगी हमारे पास फ्लक्स उतने से मल्टीप्लाई होकर जो टोटल फ्लक्स होगा वो हमारे पास एन टाइम्स फ्लक्स होगा। और ये हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट आई के, ठीक है। करंट आई जो भी इसमें से गुजरा है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा करंट आई होगा उतना ही ज़्यादा हमारा टोटल फ्लक्स होगा, जितना कम होगा टोटल फ्लक्स उतना कम होगा हमारे पास। तो अगर हम इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म कर दें तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनैलिटी कॉन्स्टेंट आता है जिसको हम एल कहते हैं। पिछले केस में हमारे पास सेम यही इक्वेशन बनी थी, वहाँ पे हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट m था जो कि म्यूचुअल इंडक्टेंस थी। यहाँ पे l प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया तो इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, या इसको खाली हम इंडक्टेंस का नाम देते हैं, ठीक है। और इसके जो यूनिट्स हैं हमारे पास वो भी हमारे पास हेनरीज ही आते हैं। अब ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है हमारे पास, एक तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रहा है, हमें इस रिलेशन से नज़र आ रहा है। जो दूसरी चीज़ है वो किससे पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया से मुराद ये है कि जो बेसिकली इस पूरे का एरिया हमारे पास वो एरिया। और मटेरियल से क्या मुराद है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास इसके दरमियान में एक हम मटेरियल रखते हैं, ठीक है, इंडक्टर, बेसिकली यही हमारा इंडक्टर भी हम इसी को कहते हैं। अगर हम इसके अंदर एक मटेरियल रखते हैं, अब वो मटेरियल अगर तो आयरन कोर, बेसिकली हमारे पास एक फेरोमैग्नेट मटेरियल होता है, इसको आगे चल के हम मटेरियल्स के चैप्टर में इंडेप्थ पढ़ेंगे। बेसिकली फेरोमैग्नेट्स क्या होते हैं हमारे पास, आपने परमानेंट मैग्नेट देखा होगा। अब हर मेटल परमानेंट मैग्नेट नहीं होती। परमानेंट मैग्नेट हमारे पास क्या होता है, उसके अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर में छोटी छोटी उसकी अपनी लोकलाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं। अगर तो वो सारी की सारी मैग्नेटिक फील्ड अलाइन है तो हमारे पास वो एक परमानेंट मैग्नेट बन जाता है, और अगर तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं तो वो हमारे पास एक फेरो मैग्नेट बन जाता है। फेरो मैग्नेट क्या करता है, अगर तो आप उसे किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो वो भी एज अ मैग्नेट काम करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि आप मैग्नेट के साथ कोई आयरन का पीस अटैच करो और उससे आप मजीद आयरन के पीस को आपस में अटैच कर सकते हो। तो बेसिकली जब आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में उस आयरन को रखते हो तो वो आयरन क्या करती है, वो भी एक परमानेंट मैग्नेट बन जाती है। तो वो किस तरह से काम करती है, हमारे पास जो परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं उनमें जो लोकलाइज्ड मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं इस तरह की छोटी छोटी क्रिस्टल्स में, वो अलाइंड होती हैं, ठीक है, हमारे पास उनकी डायरेक्शन सेम होती है। उसके बरक्स जो हमारे पास फेरोमैग्नेट मटेरियल्स होते हैं, फेरोमैग्नेट्स वो होते हैं कि जिनको किसी मैग्नेटिक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो वो अपने आप को अलाइन कर लेते हैं और वो भी एक परमानेंट मैग्नेट बन जाते हैं। उनमें ये रैंडम होती है, और रैंडम भी इस तरह से होती है कि आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही होती हैं। तो जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को अलाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो इस मटेरियल को हम कहते हैं कि ये फेरोमैग्नेट मटेरियल्स हैं। तो जो बेसिकली हमारी इंडक्टेंस है, अगर तो इसके अंदर एयर है, एयर हमारे पास फेरोमैग्नेट नहीं है, लेकिन अगर हम कोई फेरोमैग्नेट मटेरियल इसके दरमियान में रख दें तो उसकी जो रेजिस्टेंस टू दी मैग्नेटिक फील्ड अलाइनमेंट है उस पर भी डिपेंड करती है हमारी इंडक्टेंस, ठीक है, एल जो हमारा कांस्टेंट है। तो हमारे पास एल इक्वल है एन टाइम्स फ्लक्स डिवाइड बाय आई, जो अभी तक हमने रिलेशनशिप देखा। और उसके अलावा हम म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो इसमें से इंडक्टेंस इंड्यूस हो रही है, बेसिकली हम करंट चेंज कर रहे हैं तो एक तो करंट इसके अंदर से गुजर रहा है। अगर तो फॉर एग्जांपल मैं करंट बढ़ा रहा हूँ तो मेरे पास जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी, ठीक है, अगर मैं उसको करंट कह लो कि
आई कहूँ, ठीक है, या इसको एस कह दूँ मैं, तो बेसिकली वो ऑपोजिट टू इट हो गया, यानी कि बढ़ना चाह रहा है तो जो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ या सेल्फ इंडक्शन है वो इसको अपोज करेगी, इसको कम करेगी, और अगर तो ये कम हो रही है तो वो इसको बढ़ाना चाहेगी। तो जो हमारे पास सेल्फ इंडक्शन है वो हमारे पास किसके इक्वल है, नेगेटिव एन टाइम्स रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ जो इसके अंदर से फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके इक्वल है। तो हमारे पास L इज इक्वल्स टू, हमने बेसिकली इस इक्वेशन को सीधा कर लिया, ठीक है। इसको इस इक्वेशन को हमने सीधा क्यों किया, बेसिकली हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं आई एल के साथ, ठीक है। तो वंस अगेन वही ट्रिक हम यहाँ पे भी लगाएंगे जो हमने पीछे म्यूचुअल इंडक्शन के केस में लगाई थी। आपको कि यहाँ पे डेल है और यहाँ पे डेल नहीं है, तो आप किस तरह से चेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हैं हम। बेसिकली मैं डेल को बाहर अगर कॉमन ले लूँ, ठीक है, कॉमन लेने से मुराद ये है कि डेल ऑपरेटर सिर्फ उसी के साथ ऑपरेट करता है जो कि चीज़ चेंज हो रही हो। हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स एक कॉयल में फिक्स हैं, तो डेल ऑपरेटर सिर्फ हमारे पास फ्लक्स के साथ आएगा, एन के साथ नहीं आएगा। तो हमें ये चीज़ जाहिर सी बात है हमें इंडिकेट कर रही है यहाँ पे। तो मैं डेल ऑपरेटर को बाहर लिख के फ्लक्स और नंबर ऑफ टर्न्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अब मैं इस चीज़ को रिप्लेस कर दूंगा इंडक्टेंस टाइम्स करंट के साथ, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे मैं प्लग इन कर दूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बनेगी, सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ डेल एल आई डिवाइड बाई टाइम। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एल हमारे पास एक कांस्टेंट है, तो डेल ऑपरेटर किसके साथ आएगा, करंट के साथ। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी जो सेल्फ इंडक्शन है वो किसके इक्वल है, सेल्फ इंडक्शन इक्वल है इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दैट कॉइल, यानी कि उस करंट, उस कॉइल में जो करंट का रेट चेंज है उसके साथ डायरेक्टली या उसके साथ रिलेट कर रही है। और नेगेटिव साइन इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि अगर तो हमारे पास करंट कम हो रहा है तो म्यूचुअल इंडक्शन की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो उस करंट को बढ़ाना चाह रही होगी, और अगर तो हम करंट को बढ़ा रहे हैं तो म्यूचुअल इंडक्शन की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो उस करंट को कम करना चाहेगी, अपोज कर रही होगी उस इफेक्ट को जो कि इंडक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। ये चीज़ हमने लेंस लॉ में भी अभी पढ़ के आए हैं ताज़ी। तो हम अगर हम नेगेटिव साइन को, अगर हम इंडक्शन के लिए इक्वेशन को सीधा कर रहे हैं तो हम नेगेटिव साइन को निगलेक्ट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास जो सेल्फ इंडक्शन कांस्टेंट एल जो है हमारे पास वो किसके इक्वल होगा, इंडक्टेंस जो है वो हमारे पास इक्वल होगी सेल्फ इंडक्शन डिवाइड बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन दैट कॉइल। और वंस अगेन इसके यूनिट्स भी वही हमारे पास हेनरी होते हैं। एग्जाम्पल भी एक देख लेते हैं ताकि हमें मज़ीद क्लैरिफाई हो ये सारी चीज़ें। द करंट इन अ कॉइल ऑफ टर्न्स, ठीक हो गया। एक कॉइल है जिसमें 1000 टर्न्स है, तो उसमें करंट जो है वो चेंज हो रहा है 5 एम्पेयर से 0 एम्पेयर में आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 1000। करंट कितना चेंज हो रहा है, 5 एम्पेयर से 0 एम्पेयर हो रहा है। तो हमारे पास डेल आई कितना आएगा, 5 एम्पेयर, कितने टाइम में हो रहा है, 0.2 सेकंड्स में। तो हमारे पास डेल टी भी है। आगे वो हमसे क्या कह रहा है, इफ़ एन एवरेज ईएमएफ ऑफ 50 वोल्ट इज इंड्यूस्ड ड्यूरिंग दिस इंटरवल। तो अगर तो हमारे पास ईएमएफ जो इंड्यूस हो रही है वो कितनी है, 50 वोल्ट्स, ठीक है। तो हमें उसने सेल्फ इंडक्शन इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसकी वैल्यू भी उसने हमें दी हुई है। व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, तो वो हमसे एल की वैल्यू पूछ रहा है बेसिकली, ठीक है। दूसरी वो चीज़ हमें ये कह रहा है कि फ्लक्स बताओ अगर तो हमारे पास जो करंट स्टेडी करंट है, ठीक है। स्टेडी करंट क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर तो स्टेडी करंट जो है वो हमारे पास 6 एम्पेयर है, ठीक है। तो बेसिकली स्टेडी करंट से ये मुराद है कि उसका करंट एक हमने फिक्स वैल्यू पे स्टेबल कर दिया, तो उस दौरान जो फ्लक्स थ्रू ईच कॉइल होगा वो क्या होगा। तो ये सेल्फ इंडक्शन से हट के चीज़ है। ये चीज़ भी हम पहले अभी पढ़ चुके हैं जब हम सेल्फ इंडक्शन का टॉपिक पढ़ रहे थे। तो हमारे पास जो इंडक्टेंस है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, इंड्यूस्ड ईएमएफ सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइड बाय रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। तो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू भी है, हमारे पास करंट की वैल्यू भी है, और हमारे पास टाइम भी की वैल्यू भी है। तो ये सारी वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो हमारे पास इंडक्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास बेसिकली मैंने किया ये है कि डेल टी इसके साथ डिवाइड हो रहा, तो बेसिकली डेल टी जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैंने उसको ऊपर लिख दिया, और हमारे पास जो चेंज इन करंट है वो मैंने नीचे लिख दिया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 2 हेनरी। तो ये चीज़ तो सॉल्व होगी। अब स्टेडी करंट से क्या मुराद है और उस दौरान वो क्या फ्लक्स से क्या मुराद है, कि वो ये कह रहा है कि करंट स्टेबल है, ठीक है, करंट चेंज नहीं हो रहा, तो वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया। तो जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बना है तो उसके अंदर से जो टोटल फ्लक्स है वो कितना है वो नहीं पूछ रहा, वो टोटल फ्लक्स नहीं पूछ रहा, वो आपसे फ्लक्स फ्रॉम अ सिंगल कॉइल पूछ रहा है। तो वो हम उसको कैलकुलेट करके देंगे। वो हम किस तरह से कैलकुलेट करके देंगे, यहाँ पे हमारे पास बेसिकली 2 रिलेशनशिप्स हैं। एक रिलेशन हमारे पास है सेल्फ इंडक्शन इक्वल है नेगेटिव ऑफ एन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। दूसरा रिलेशन जो है हमारे पास वो क्या है कि हमारे पास एन टाइम्स
फ्लक्स जो है वो इक्वल है इंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय द स्टेडी करंट। तो यहाँ पे ये जो आई है ना, ये हमारे पास स्टेडी करंट है, तो हम ये वाला रिलेशनशिप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ना कि ये वाला। ठीक हो गया। तो जब हम ये रिलेशनशिप इस्तेमाल करेंगे, अगर हम जो उसके लिए फ्लक्स के लिए इक्वेशन को सीधा करें तो n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। हमें L भी पता है, हमें I भी पता है, ठीक है, और हमें n की वैल्यू भी पता है, तो वो सारी वैल्यूज हमने प्लग इन कर दी। L हमारे पास 2 हेनरी है, स्टेडी करंट हमारे पास 6 है, और हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है 1000। तो हमारे पास जो फ्लक्स आएगा वो कितना आएगा 1.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻² वेबर्स। तो यही दो चीज़ें वो हमसे मांग रहा था, यही दो चीज़ें हमने उसको बता दी।